गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को आगे करने जा रहे हैं। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के इससे पहले हमने 2 पार्ट्स पूरे कर लिए थे, जिसमें मैंने आपको पूरा विलेज ऑफ पालमपुर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन में बताया था, पूरा टोटल। ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमने ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारी 4 रिक्वायरमेंट थी: लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल्स एंड ह्यूमन कैपिटल्स। ठीक है। इस अगर किसी ने मेरा इससे पहले 2 वीडियोस को कंप्लीट तरीके से नहीं देखा होगा तो प्लीज़ पहले आप इससे पहले 2 पार्ट्स को ज़रूर पूरा कर लें, तभी आपको ये आगे का पार्ट समझ में आएगा। तो आज हम आगे का पार्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है, इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। ये कह रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ज़मीन से, यानी कि अगर सेम साइज ऑफ लैंड है तो क्या हम उससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रो मतलब क्या, ज़्यादा खेती कर सकते हैं अगर उतनी ही ज़मीन है तो। ये कह रहा है इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रो एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वार्ड वुड रिsembles ए विलेज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द उत्तर प्रदेश। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। कोई भी ज़मीन को पालमपुर के अंदर खाली नहीं छोड़ा गया था, सभी को अपने अंडर में यानी कि कल्टीवेशन के अंडर में लिया गया था। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न के टाइम पे यानी खारिफ सीज़न में फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। तो रेनी सीज़न में फार्मर ग्रो करते थे ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। ये वाले जो प्लांट्स हैं ज्वार एंड बाजरा, वो कैटल फीड के लिए काम आते थे, यानी कि गाय और भैंस के चारे के लिए काम आते थे। ठीक है। इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशंस ऑफ पटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और पालमपुर में अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है, वो पटैटो की खेती करते थे, यानी कि आलू की। इन द विंटर सीजन में फील्ड आर सोन विद द वीट। विंटर सीजन में वो गेहूँ उगाते थे। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। और वीट की जो खेती करते थे यानी गेहूं की जो खेती करते थे, वो अपने घर के साथ साथ सरप्लस खेती भी करते थे, यानी कि एक्स्ट्रा भी करते थे, ताकि वो बचे हुए गेहूं को पास की मार्केट में, रायगंज की मार्केट में जाकर उसको बेच कर आ सकें। ठीक है। और वहाँ जब बेच कर आएंगे तो उनको क्या मिलेगा, उसके बदले में पैसा मिल जाएगा, ताकि वो उसको अदर पर्पज़ के लिए पैसे को यूज़ कर सकें। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन। कुछ पार्ट, खेतों का कुछ पार्ट वो शुगर केन, गन्ने की खेती के लिए भी काम में लाते थे। विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, जो एक साल के अंदर एक बार होती थी। शुगर को केन एंड इट्स रॉ मटेरियल फॉर द जैगरी इन सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। शुगर केन से क्या बनता है, गन्ने से बनता है गुड़, और गुड़ को क्या बोलते हैं, जैगरी। तो जैगरी के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है शुगर केन, जैगरी बनती है शुगर केन से। तो शुगर केन को वो कहाँ पर बेच के आते थे, शाहपुर में। शाहपुर जो उसके पास में ही टाउन था। ओके। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन ए ईयर इन ए पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशंस। ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो एक साल के अंदर तीन तीन अलग अलग तरीके की खेती कर लेते थे। उसका रीज़न था क्योंकि वहाँ पर क्या था, पानी की सिंचाई, पानी का साधन बहुत अच्छा था। पानी की सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल थी, और ट्यूबवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी थी। तो वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम था, जिसकी वजह से वो 3 तरीके की अलग अलग एक साल के अंदर ही खेती कर लेते थे। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। बिजली जो है बहुत जल्दी ही पालमपुर में आ गई थी। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा किस पर, इरिगेशन पर। क्योंकि अगर बिजली नहीं होती तो ट्यूबवेल नहीं होती तो इरिगेशन सिस्टम नहीं होता, और अगर इरिगेशन सिस्टम ना होता तो उसी ज़मीन से वो ज़्यादा खेती नहीं कर सकते थे। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा किसका, लाइट का, बिजली का। बिजली आई, ठीक है, बिजली आने की वजह से ट्यूबवेल सेटअप हो गए। ट्यूबवेल सेटअप से इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया पालमपुर का, और इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा होने की वजह से वहाँ पर लोग उतनी ही सेम पीस ऑफ लैंड से ज़्यादा खेती करने लगे। पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड। क्या पहले जब बिजली नहीं थी तो उससे पहले क्या यूज़ करते थे, पर्शियन व्हील, चक्रा का टाइप होता है, चक्कर टाइप में एक वो चक्रा घूमता है, और पानी नीचे से कुएं से निकाल के खेतों में डालना पड़ता था, जो कि इरिगेशन सिस्टम के लिए बहुत ही बेकार था। उस समय पे जब ये यूज़ करते थे इस चक्रे को, तो पानी जो है बहुत ही कम पीस ऑफ लैंड में दिया जाता था, और वो भी बहुत कम पानी, जिसकी वजह से खेती बहुत कम होती थी। ठीक है। पीपल सो दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरीगेट मच। जब पीपल ने देखा कि बिजली से चलने वाली ट्यूबवेल जो है ज़्यादा
खेतों को पानी दे सकती है, तो वो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया। और 1 साल के अंदर ट्यूबवेल की वजह से ही, इरिगेशन सिस्टम की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा खेती कर सकते थे। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो शुरू की जो स्टार्टिंग में जो 10-12 ट्यूबवेल लगवाई थी वो किसने लगवाई थी? 10-12 नहीं, सॉरी, 2-3 जो ट्यूबवेल लगवाई थी वो किसने लगवाई थी? गवर्नमेंट ने खुद अपने पैसों से लगवा दी थी। सून हाउएवर फार्मर स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल। फिर जल्दी ही फार्मर ने अपनी प्राइवेट ट्यूबवेल का सेटअप करना शुरू कर दिया। एज ए रिजल्ट बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया 200 हेक्टेयर्स वाज इरीगेटेड। तो 1970 तक वो 200 हेक्टेयर ज़मीन को ट्यूबवेल के थ्रू इरीगेटेड यानी कि सिंचाई पानीचाई करने लगे। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। जब हम एक ही पीस ऑफ लैंड पर एक से ज़्यादा खेती करते हैं एक साल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे मैंने अभी बताया, वहाँ पे वो शुगर केन भी उगाते थे, वहाँ पे वो ज्वार एंड बाजरा भी उगाते थे, वहाँ पे वो पटेटो भी उगाते थे, वहाँ पे वो वीट भी उगाते थे एक साल के अंदर। तो इसी को ही बोलते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एज ए गिवन पीस ऑफ लैंड। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि छोटे से ज़मीन पर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा खेती कर सकते हो अगर आपके पास इरिगेशन सिस्टम अच्छा है। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स। कम से कम सभी फार्मर जो हैं पालमपुर के अंदर कम से कम एक साल के अंदर 2 क्रॉप्स तो उगाते ही थे। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 of 20 ईयर्स। कुछ जो है पिछले 15-20 सालों से पोटैटो की खेती भी करने लगे तीसरे रूप में। ठीक है, 2 तो करते ही थे, मेन पोटैटो की खेती भी करने लगे। ओके, इज़ इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज़ द एरिया अंडर इरीगेशंस? वाई? भाई अगर हम नॉर्मली देखें, क्या ज़रूरी है कि इरीगेशन का एरिया बढ़ाना? सीधी सी बात है, इंक्रीज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी की सिंचाई को एरिया को बढ़ाएंगे नहीं तो सीधी सी बात है खेती भी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप इरिगेशन में ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा पानी दे सकता है खेतों को, ज़्यादा पानी देगा तो सीधी सी बात है खेती भी ज़्यादा होगी, मल्टीपल क्रॉपिंग होगी और सेम पीस ऑफ लैंड उतनी ही ज़मीन पर हम ज़्यादा खेती कर सकते हैं। ओके, जैसे एक यहाँ पर पॉइंट है, मैं पढ़ता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट देखते हैं हम, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है, हिंदी में बोलते हैं इसको हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था वो 1966 में हुआ था, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, लेट 1960। इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टिवेटेड ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी। उस समय पे क्या होता था, ग्रीन रेवोल्यूशन, पहले बताओ ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है जिसमें इन्होंने राइस और वीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, और जब यूज़ किया तो एक्चुअली में प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी हुई। ओके, वीट और राइस की प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। सबसे पहला तरीका अपनाया इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जो बीज होते थे गेहूं के और चावल के, वो लेके आए वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब है जो बहुत ज़्यादा गेहूं और चावल को प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, सपोज़ करो किसी ने पहले जब हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं यूज़ करते थे तो एक चावल के बीज से सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल 20 चावल बन रहे हैं, ठीक है, एक चावल से। लेकिन आज हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ करके ग्रीन रेवोल्यूशन में वो एक चावल के बीज से 50 चावल उगा सकते थे। इसका मतलब है डबल प्रोडक्शन कर सकते हैं हम अगर हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छी सीड्स का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने 1960 में अच्छी सीड्स का ही यूज़ किया। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन ए सिंगल प्लांट। आगे ना बात वही कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो हैं ट्रेडिशनल सीड्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। एज ए रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि उसी ज़मीन पर, उतने ही ज़मीन पर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करके उन्होंने प्रोडक्शंस को डबल या ट्रिपल कर दिया। नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स दैन वाज पॉसिबल अर्लियर। HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन एक ये बात थी कि HYV सीड्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और उसको केमिकल फर्टिलाइज़र्स, फर्टिलाइजर मतलब खाद, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स का मतलब है जो खेतों में जब फसल होती है तो उन पे कीड़ा लग जाते हैं, कीड़े, तो कीड़े को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कभी खेतों में वो पीछे एक बैग से लटका लेते हैं और फुहारा सा चलाते हैं, ठीक है, वो दवाई छिड़कते हैं, उसी को बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कॉम्बिनेशंस ऑफ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तभी होगा जब HYV सीड्स यूज़ करेंगे, पानी यूज़ करेंगे, अच्छा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे और पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे, तभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। फार्मर ऑफ पंजाब, पंजाब के फार्मर ने, हरियाणा के और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के ने सबसे पहली बार मॉडर्न फार्मिंग यानी कि HYV सीड्स का यूज़ किया। उन्होंने ही सबसे पहले HYV सीड्स का यूज़ किया, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया, और रिज़ल्ट ये रहा कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शंस हो गई। यानी कि उस समय पे ग्रीन रेवोल्यूशंस पे प्रोडक्शंस वीट की और राइस की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो गई। तो इन पालमपुर the yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With HYV seed, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the productions of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. पालमपुर में भी ऐसा ही हुआ। पालमपुर में जब वो नॉर्मल सीड्स यूज़ करते थे तो 1 हेक्टेयर में 1300 किलो गेहूँ निकलते थे, 1 हेक्टेयर में 1300, ठीक है, 1300 किलोग्राम। लेकिन जैसे ही उन्होंने HYV सीड्स का यूज़ किया, जैसे ही उन्होंने HYV सीड्स का यूज़ किया, तुरंत ही जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। प्रोडक्शंस होगी कितनी, 3200 kg पर हेक्टेयर। पहले हो रही थी 1300, अब देखो 13 ट्रिपल हो गई, ठीक है। तो HYV सीड्स का ये यूज़ होता है। तो आज के लिए हमें इतना ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विल द लैंड सस्टेन्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इस वीडियो से पहले अगर आपने नहीं की हुई हो तो दोनों वीडियो ज़रूर कर लें। ओके।